अखंड भारत सपना या शगुफा। राज सत्ता जब जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम होती है तो आम लोगों को भावनात्मक मुद्दों पर तरह तरह से उलझाती है। भारत में हिंदुत्व की राजनीति अपने जन्म से लेकर आज तक यही करती रही है। चूंकि ये धर्म, राष्ट्र, देश प्रेम, सेना का सम्मान आदि पर हमेशा बात करते हैं, इसलिए लगता है कि इनके लिए देश, धर्म, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। ये बातें जनता को भी अपील करती हैं। इन भावनात्मक मुद्दों का जादू देखिए। देश का बहुसंख्यक इनके पीछे बहा जा रहा है। लोगों के लिए महंगाई, बेरोजगारी, लुटता हुआ देश और दूर होती शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं अब कोई मसला नहीं है। अखंड भारत का सपना बार बार जनता से शेयर किया जाता है और ये लोगों को अपील भी करता है। दिक्कत ये है कि लोग तार्किक रूप से सोचते कम हैं, इसलिए भावनात्मक मुद्दों के प्रवाह में बह जाते हैं और फरेबी सियासत के शिकार हो जाते हैं। इस लेख में मैं कोशिश कर रहा हूं कि तार्किक तरीके से इस मुद्दे की पड़ताल करूं और एक सही समझ तक पहुंचने की कोशिश करूं। सबसे पहले कुछ प्रश्नों को लेते हैं जिनके उत्तरों पर सोचते हैं। हम एक सही समझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो लोग अखंड भारत का सपना जनता को बेच रहे हैं, खुद उनका राजनीतिक इतिहास क्या है, देश की अवधारणा क्या है और क्या हम सही अर्थों में एक देश बना पाए हैं। दो अलग देशों या राज्यों के एक साथ रहने या एक साथ आने के मौलिक अधिकार क्या होते हैं। क्या शक्ति के बल पर दो देशों का एकीकरण संभव है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें दो देशों में एकीकरण संभव होता है। गुलाम भारत में दो हिंदू संगठन बने, पहला हिंदू महासभा और दूसरा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। गुलाम भारत में पहले हिंदू सभा का लोगों में प्रभाव ज्यादा रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ आरएसएस ज्यादा प्रभावशाली होती गई। अभी हालत ये है कि महासभा अलग से दिखाई भी नहीं देती। हिंदुत्व की राजनीति पर पूरी तरह आरएसएस का ही कब्जा है। सूचना के संसाधनों पर मजबूत पकड़ के कारण आज उन्हें खुद को राष्ट्र का लगभग पर्याय ही बना दिया है। बहुत से पढ़े लिखे और राजनीतिक तौर पर जागरूक लोग भी कहते हैं कि इनके लिए देश या राष्ट्र ही सब कुछ है, लेकिन इनका इतिहास इनकी इस वर्तमान इमेज का साथ नहीं देता। आज़ादी की लड़ाई में हिंदुत्व की राजनीति करने वालों का कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं है। उल्टे इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के बारे में बार बार कमज़ोर करने की कोशिश की और ब्रिटिश हुकूमत के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे। आज़ादी के उस काल में ही इन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। देश के बंटवारे के इल्ज़ाम से ये भी लगातार किनारा करते दिखाई देते हैं। लेकिन हिंदुत्व की सियासत के सभी बड़े नाम देश का बंटवारा न सिर्फ चाहते थे बल्कि ऐसी कोशिशों के बराबर के हिस्सेदार थे। लाला लाजपत राय ने लाहौर से प्रकाशित ट्रिब्यून में इस आशय के 12 लेख लिखे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे दस्तावेजी सबूत हैं जो हिंदुत्व की सियासत के पैरोकारों के देश प्रेम के दावों की पोल खोलते हैं। आज़ाद भारत में भी इन्होंने मुसलमान विरोधी सांप्रदायिक नफरत फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। जो लोग गुलाम भारत को आज़ाद करवाने की लड़ाई में शामिल नहीं हुए और इस लड़ाई को कमज़ोर किया और आज़ाद भारत में देश के दो बड़े धार्मिक समूहों हिंदू और मुसलमानों के बीच लगातार नफरत बढ़ाने की कोशिश की, जिनके सैकड़ों दंगों में शामिल होने का आरोप है। वही लोग अखंड भारत बनाने का सपना दिखाएं तो इसके एक फूहड़
चुटकुला समझ के इग्नोर करना चाहिए। याद रहे, भारत के 14% मुसलमानों को ये लोग लगातार दुश्मन साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सब साथ आ जाएंगे तो मुसलमानों की आबादी लगभग 40% हो जाएगी। आपको लगता है ये ऐसा होने देंगे? देश की अवधारणा पर अमूमन लोग गंभीरता से नहीं सोचते। हम बड़ी सहजता से कह देते हैं कि हम तो देश से बड़ा प्रेम करते हैं, देशभक्त हैं। लेकिन क्या ये इतना सरल और सहज है? इसकी थोड़ी पड़ताल करते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर अपने गांव के चारों तरफ देखने पर मालूम होता है कि 4-4 गांव के बाद गांव के नाम हमें पता नहीं होते। शहर में रहने वाले अपने ही बिल्डिंग के सामने रहने वालों के नाम नहीं जानते। पड़ोसी को एक कटोरी चीनी देनी हो या 2 चम्मच तेल तो नाप कर देते हैं। इस पर दावा यह है कि हम उस देश से प्रेम करते हैं जिसमें लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। भारत में जाति व्यवस्था लगभग पूरे देश में पाई जाती है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की अवधारणा आधारित है। अक्सर मुद्रों को स्वर्ण जातियां प्रेम तो दूर, उन्हें सामान्य सम्मान भी नहीं देती। देखा जाए तो शूद्र भी भारत हैं और स्वर्ण भी, लेकिन ये एक दूसरे को सम्मान भी नहीं देते। देश के रूप में इनके बीच प्रेम की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? इसी तरह के और भी अंतर्विरोध हैं जो हमें देश के रूप में एक नहीं होने देते। ये भी सोचना चाहिए कि क्या 2 देशों का एक साथ होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। 2 देश एक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसके कुछ बुनियादी आधार तो तैयार हो जाएं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि देशों की सीमाओं का आम लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इन सीमाओं के कारण हथियार उद्योग या वार इंडस्ट्री को बाजार मिलता है और इन सीमाओं के ही कारण बड़े पैमानों पर हथियारों का कारोबार होता है। इस धंधे में नेता, अफसर और दलाल कमीशन खाते हैं। ऐसे में ये लोग कभी नहीं चाहेंगे देश के नाम पर ही बनी सीमाओं का खात्मा हो। हालांकि देश की सीमाओं का मिट जाना आम लोगों के लिए लाभप्रद ही है। भारत अभी अपने भीतर जाति और धार्मिक वैमनस्य को खत्म नहीं कर पाया है। फिलहाल देश में जो सियासत चल रही है, इसको देखते हुए लगता भी नहीं है कि ये वैमनस्य निकट भविष्य में खत्म होगा। इसलिए अखंड भारत एक शिकोफे के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बावजूद अगर भारत जातीय, धार्मिक, भाषाई अंतविरोधों को खत्म कर ले, विकास का कोई ऐसा मॉडल अपनाए जिसमें पूरे देश का विकास हो, सभी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो, तो इस मॉडल को दिखाकर हम अपने पड़ोसियों के साथ आने और मिलजुल कर विकसित होने का आमंत्रण दे सकते हैं। हालांकि पूंजीवादी लूट तंत्र के रहते हुए ये भी एक सपना ही है। क्या शक्ति के बल पर 2 देशों का एकीकरण संभव है? आजकल के लोग अखंड भारत का सपना बेचते हैं। उन्हें लगता है कि शक्ति के बल पर हर किसी देश को अपने साथ मिलाया जा सकता है। इतिहास के एक कालखंड में ऐसा होता था। उस दौर को हम उपनिवेशवादी दौर कहते हैं। आज दुनिया की शक्तिशाली देश भी किसी देश पर सीधे कब्जा नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान की सियासत के बारे में चर्चा है कि इमरान खान को अमेरिकी दखल की वजह से सत्ता छोड़नी पड़ी है, या यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिकी पपेट कहा जा रहा है। ऐसे ही और भी देशों के हालात हैं। भारत में एक छोटा सा राज्य कश्मीर पूरी तरह सैन्य छावनी बना हुआ है, फिर भी हम पूरी तरह से उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर में हर 7 आदमी पर एक सैनिक है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि छोटे से छोटे मुल्क को भी सैन्य ताकत के बल पर कोई देश अपने देश का हिस्सा नहीं बना सकता।
दो या कुछ देश मिलकर एक देश बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा होना सामान्य रूप से सभी के हित में हो। अभी भारत की जनता जाति और धर्म के नाम पर इस कदर बटी हुई है कि लाखों लोग हर पल मौत के साए में जीते हैं। ऐसे में ये सोचना कि हमारा भी पड़ोसी हमारे देश के साथ मिलकर रहना चाहेगा, एक ख्याली पुलाव के सिवा कुछ नहीं है। इसके विपरीत अगर एक देश के लोग धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर लड़ते हैं तो उनका एक साथ रहना कठिन हो जाता है, और कई बार तो ऐसी लड़ाइयों के कारण देश के भी टुकड़े हो जाते हैं। धार्मिक वैमनस्य भारतीय जनता पार्टी की सियासत का आधार है। अगर सचमुच इनका सपना अखंड भारत जैसा कुछ है तो सबसे पहले इन्हें भारत में मुसलमानों पर हमले बंद करने होंगे और शूद्रों को अन्य जातियों के बराबर समझना होगा। ये दोनों ही काम इनके सियासी वजूद को ही खत्म कर देगा। इसलिए ये अपना वजूद बचाएंगे और अखंड भारत को एक जुमला मानकर भूल जाएंगे। आप भी भूल जाइए और अपनी रोजी और रोटी की फिक्र कीजिए, जिसे हासिल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा ये सब बीजेपी के लिए मुद्दे नहीं हैं। इनके लिए सिर्फ मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम। ये लेख थे डॉक्टर सलमान अरशद के, और आवाज़ मेरी है। आपको ये ऑडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।